हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, गीली मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ। काली घाटी का यह इलाका वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात गुजारता है वो सुबह जिंदा नहीं लौटता। लेकिन ऐसे किस्से हमेशा आदित्य को आकर्षित करते थे। आदित्य एक युवा लेखक था जो हॉरर कहानियों के लिए असली अनुभव ढूंढता था। इस बार उसने ठान लिया कि वह काली घाटी में एक रात बिताएगा और उसके रहस्य लिखेगा। वो अपने दोस्तों के साथ आया था। रोहन, जो हमेशा हंसी मजाक में माहौल हल्का कर देता था, नेहा, जिसे पैरानॉर्मल चीजों में गहरी दिलचस्पी थी, और कबीर, जो सब में सबसे डरपोक था लेकिन दोस्ती निभाने आया था। शाम ढल रही थी। आसमान पर लालिमा थी और घाटी में गहराता अंधेरा हर चीज को निगल रहा था। भाई, यही रात गुजारनी है? तू पागल है क्या? कबीर ने कांपती आवाज में कहा। आदित्य मुस्कुराया। कहानी वहीं से जन्म लेती है जहां डर होता है। रोहन ने मजाक उड़ाया। डर तो तेरे दिमाग में है, यहां कुछ नहीं है। ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। तीनों दोस्त उसके साथ हवेली तक गए। वह हवेली जो घाटी के बीचों बीच खड़ी थी। टूटी दीवारें, काई जमी खिड़कियां और चारों तरफ सूखे पेड़ों का झुरमुट। दरवाजा जरा सा धक्का देने पर खुद खुल गया, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर का माहौल बदबूदार और भारी था। दीवारों पर काले धब्बे और फटे हुए पर्दे, जिनमें से ठंडी हवा आ रही थी। आदित्य ने नोटबुक निकाली और चारों ने अपना सामान एक बड़े कमरे में रखा। सबने सोचा कि यही बेस बनेगा। रात गहरी होती गई। हवेली में सन्नाटा गूंज रहा था। नेहा एक टूटी अलमारी के पास गई और वहां से उसे एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर अजीब चिन्ह बने थे। उसने उसे साफ किया और जोर से पढ़ा। यह डायरी 1893 की है। आदित्य ने उत्सुकता से कहा, देखो इसमें क्या लिखा है। नेहा ने पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं रुक्मिणी, इस गांव की वैद्यनी। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सबकी मदद की। फिर भी उन्होंने मुझे इस हवेली में जला डाला। अब मैं इंतजार करूंगी किसी के आने का। कमरा ठंडा हो गया। कबीर ने घबराकर कहा, डायरी नीचे रखो, चलो यहां से निकलते हैं। नेहा हंस दी। इतना डर क्यों रहा है? यह तो बस कहानी है। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर का कमरा अंधेरे में डूबा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली। कमरे के कोने में एक पुराना पालना पड़ा था जो अपने आप झूल रहा था, बिना किसी हवा के। कबीर की सांस अटक गई। मैंने कहा था ना, यहां कुछ गड़बड़ है। अचानक पालना रुक गया और फिर धीरे धीरे अपने आप सीधा खड़ा हो गया। नेहा चीखी और नीचे भागी। बाकी तीनों भी पीछे दौड़े। नीचे आकर उन्होंने देखा कि डायरी जमीन पर खुली पड़ी थी, लेकिन पन्नों पर अब खून से लिखा था, तुम सबको रहना होगा, हमेशा के लिए। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आदित्य ने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। चारों ने मिलकर खींचा, धक्का दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट, जो उन्होंने जनरेटर से लगाई थी, टिमटिमाकर बुझ गई। अब बस अंधेरा और उनकी सांसों की आवाज। अचानक दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं, तुम सबने मेरी पुकार सुनी, अब लौट नहीं सकते। नेहा रो पड़ी। कौन है? क्या चाहती हो? एक ठंडी आवाज कमरे में गूंजी। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं। आवाज के साथ दीवार पर एक आकृति उभरी, रुक्मिणी की।
उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों में गहरा शून्य। उसने कहा, उन्होंने मुझे जलाया, मेरी मासूम बेटी को मार डाला। मैं सिर्फ बदला चाहती हूं। तुम सब वही खून हो, उसी गांव के। कबीर कांपते हुए बोला, हमारा उस सब से क्या लेना देना। रुक्मिणी की हंसी गूंजी, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। हवेली का हर कोना जैसे जीवित हो गया। दीवारें धड़क रही थीं, दरवाजे खुद बंद हो रहे थे, फर्श से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रोहन ने नेहा को खींचा, यह सब सच नहीं हो सकता, लेकिन तभी फर्श से निकला एक हाथ उसकी टांग पकड़कर खींचने लगा। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। आदित्य और कबीर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो फर्श के भीतर खिंच गया। और फिर खून का एक लाल धब्बा रह गया। नेहा हिस्टेरिकल हो गई, हमें डायरी जलानी होगी। शायद यही कुंजी है। आदित्य ने डायरी उठाई और आग लगाई। लेकिन जैसे ही पन्ने जलने लगे, रुक्मिणी चीख उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कान से खून निकल आया। लेकिन अचानक सब शांत हो गया। हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कबीर और नेहा ने राहत की सांस ली। उन्होंने